हिंदी और हरियाणी दोनों भाषा में कहते हैं। इतना कुछ लिटरेचर है आपका, सुने तो मुझे लगता है कि 5 घंटे भी कम है। मैं आपकी तरफ कर मैं ये हैरान हूँ, आदमी को है क्या हो गया। क्या बात है। आईना ए निराला बहुत खूबसूरत किताब है ये। निराला जी की पहली किताब है, पहली पुस्तक और पहली किताब ही निराला का आईना हो। आईना ए निराला। त्राही त्राही मची हुई है, गांव गली कस्बे व शहर। क्या बात है। मासूमों मजलूमों पर दुष्टों ने कैसा ढाया कहर, जिसको देखो नफरत का घुला दिलों में ऐसा जहर। अरे हारे निराला जग के भले की, खुदा से मांगे आओ खैर। क्या बात है। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक। दस्तक की रिवायत से आप वाकिफ़ हैं। अंदाज कहते हैं ना, अंदाज़े बयां हो या साहित्यकार से परिचय, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व दोनों पर बात होती है। अनोखी हस्तियाँ हमारे साथ होती है जिनकी पहचान होती है। सब कुछ जानते हैं आप तो, अब और क्या बताएं। हाँ, अब बताना कुछ है तो ये कि जो हस्ती हमारे साथ है उनके मिजाज की बात, बड़े सुकून परस्त हैं, काबिल हैं, शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं और बंदगी में यकीन रखते हैं। उनको देखकर बस मैं तो यही कहूँगी कि एक शेर याद आता है कि डूबने का गम अगर हो मुझे तो क्यों भला, मैं तेरा कश्ती तेरी सागर तेरा साहिल तेरा। ऐसी हरफन मौला हस्ती हमारे साथ हैं और उनको आपके समक्ष, आपके सामने रूबरू करवाने से पहले एक नज़र उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर, उनके मान सम्मानों पर बात कर लेते हैं, ताकि जब आपकी नज़रें उन पर पड़े तो आपका नज़रिया प्यार भरा उन पर बना रहे। देखिए, बहुत कमाल की हस्ती तो हैं ही, तभी तो आज हमारे साथ है। और बात करें उनके साहित्यिक सफ़र पर, आप रेडियो और टीवी पर आर्टिस्ट हैं, साहित्यकार हैं, गीतकार, संगीतकार, लेखक हैं और समाजसेवी भी हैं। जल आपूर्ति विभाग हरियाणा सरकार से आप सेवानिवृत्त हैं और समाज सेवा की जहां तक बात करें, अब तक तकरीबन 150 बेटियों को और महिलाओं को जो है फ्री में कंप्यूटर कोर्सेज करवा चुके हैं। और इसके अलावा सामाजिक स्तर पर वृक्षारोपण यानी पौधे लगाना, रक्तदान वगैरह करना, धर्म प्रचार प्रसार यानी कला संस्कृति साहित्य का संवर्धन विकास पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। लेखन की बात करें तो 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं और तकरीबन 70 पुस्तकों का सामान उनके पास है, यानी तैयारी है पूरी, एक साथ किताबों की बाढ़ आने वाली है। बहुत किताबें लिखी हैं, जल्दी प्रकाशित होकर आपके समक्ष होंगी। और अनुवादक भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मधुकांत जी की पुस्तक का उन्होंने अनुवाद भी किया हुआ है। और अब करें बात अवार्ड सम्मान की। हरियाणा जींद से, दादरी से आप सम्मानित हैं। साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन कर्मचारी यूनियन द्वारा भी आप सम्मानित हैं। दिल्ली नजफगढ़ से प्रकृति गौरव सम्मान, काठमांडू नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय भारत मैत्री सम्मान से अलंकृत हैं। जनपद दिल्ली में राष्ट्रीय कबीर कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित है और तकरीबन 75 अवार्ड्स ऐसे हैं जिनको मैं गिनने पर आ जाऊंगी तो साक्षात्कार छोटा पड़ जाएगा। इसलिए बस यही कहूंगी कि जब ऐसी हमारी हस्ती हमारे साथ हो तो मिलने में देर क्यों करें। आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सत्यवीर सिंह निराला जी की। निराला जी, जस्ट टीवी के आंगन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम सखी जी। जी, मैं सर्वप्रथम जस्ट टीवी के जितने भी दर्शक हैं सबको सादर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं मैम सखी जी का और जस्ट टीवी का कि जिन्होंने मेरे को ये अवसर दिया आपके सम्मुख होने का, तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और जो मैं अपने जीवन के बारे में जी, जो कुछ मैंने अपना अनुभव किया जीवन में, समाज से, राष्ट्र से जो कुछ भी अनुभव किया वो लेखन के माध्यम से भी और आज आपके समक्ष में रखूंगा। और इस अवसर के लिए मैं पुनः जो है आपका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, आपका धन्यवाद ले लिया हमने। और इतने कम समय में आपसे हमने बहुत कुछ सुनना है, समझना है, ज़िंदगी के अनुभव, आपका व्यक्तिगत जीवन और आपका साहित्यिक सफ़र कैसा रहा, इन तमाम बातों पर आज बात होगी। और मैं तो आपके तखल्लुस से बड़ी प्रभावित हूँ निराला, आपका तखल्लुस है। जी। तो
इतनी सारी विधाओं के मालिक हैं, गद्य पद कहानी और तमाम भजन, हरियाणवी रागनी, तमाम विधाएं आप लिखते हैं, दोहा, छंद, रुबाइयाँ। मैं ये सोच रही हूँ कि हर फन मौला हस्ती, हर विधा को अहमियत देने वाले, हर विधा पर जिनकी कलम चलती है वो बंदा निराला तो होगा ही। तो आप अनोखे निराले हैं, निराले और भाग्यवान है वो माता पिता जिनके घर आप जैसा निराला पुत्र है। जी जी। और जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी आपने मेरे माता पिताजी का नाम लिया, मुझे बड़ा फ़ख्र भी हुआ, खुशी भी हुई कि जिनकी बदौलत, जिनके रहमो करम से आज मैं इस संसार में हूँ और उनके आशीर्वाद से जो मैं फलीभूत हो रहा हूँ और आपके समक्ष बैठने का और आप दर्शकों के सामने बैठने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, तो ये उन सब का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है, मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का, उनका आशीर्वाद है ये जो आज ये फलीभूत हो रहा है। उन्होंने बचपन से ही अध्यात्म के साथ हमें जोड़ा। क्या बात है। हाँ जी। तो जो माता पिता ने संस्कार दिए, माता पिता ने जो हमें एक देन दी, एक ईमानदारी से जीवन जीने का, एक अध्यात्म से जीवन जीने का, एक इंसानियत से जीवन जीने का, वो मार्गदर्शन किया और बचपन से ही अध्यात्म से जोड़े। बचपन में तो बचपन की बात जब आ ही गई है तो थोड़ा चलिए अब अपने बारे में ही बता दीजिए कि माता पिता की बात होगी, कितने बहन भाई थे, बचपन कैसा था, क्या माहौल था उस वक्त का, थोड़ा इस पर एक नजर। हाँ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये जी। और आप क्या, जब मुझे भी वो बचपन याद आता है, वो माहौल याद आता है, वो समय याद आता है, तो कुछ मतलब हृदय कुंठित भी होता है। अच्छा। और जो आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, उसको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि वो वक्त बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी श्री बनारसी दास नंबरदार जी। अच्छा। हाँ जी, गांव के मेंबर भी थे और नंबरदार भी और थे। पहले के ज़माने नंबरदार की तो बहुत जी बहुत वैल्यू होती थी। जी बिल्कुल। और माता श्रीमती सरबती देवी जी, हम उनके 6 तो पुत्र थे और 3 मतलब पुत्रियां थी। 9 बहन भाई थे। 9 बहन भाई। अच्छा थे। जी। जी। और आपका कौन सा नंबर था? मेरा नंबर था जी छठा नंबर। अच्छा जी, छठा नंबर मेरा था। छठे का मतलब ये हुआ है कि सबसे छोटे भाइयों में? नहीं, मेरे से 2 छोटे और हैं जी। अच्छा। हाँ जी, बहनें भी थी बड़ी। अच्छा, बीच में बहनें भी आ गई। अच्छा अच्छा। मुझे लगा कि पहले 6 भाई और फिर बाद में 3 बहनें, बीच बीच में कोई कोई आता रहा। हाँ जी, अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो आज मालिक की कृपा से मेरे पिताजी अकेले थे। अच्छा। और आज उनके परिवार के करीब 200 को करीब सदस्य हैं। 200 कैसे? उन 9 बच्चों के? हाँ जी। आगे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, 3-4 पीढ़ियां हो गई जी। बिल्कुल। तो 200 सदस्यों का परिवार है जी। बिल्कुल। और तो पूरा जिला ही है फिर। जैसे मालिक की कृपा है और उनका मार्गदर्शन का जो फल है, आज सभी परिवारों में जितने भी हैं पढ़ लिख कर अच्छी पोस्टों पर, कोई एसओ है। अब मेरा बेटा एक जगजीत सिंह एसओ है बिजली बोर्ड में। अच्छा जी। बड़ा बेटा डॉक्टर है जी। छोटे वाला डीएमएलटी है। अच्छा जी। उससे छोटे वाला कंप्यूटर टीचर है। और परिवार में जो मेरे। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं। आपने भी नहीं कि 9 हो जाए? नहीं, वो ऐसा है मैम कि उस वक्त 9 थे। हाँ, नहीं तो जिला तो फादर साहब के हो गए, आगे आप उसको स्टेट बनाने की तैयारी। ऐसा है ना, जिस प्रकार जिलों का बंटवारा होता जा रहा है। हाँ। जिले भी छोटे होते जा रहे हैं। हाँ। तो इसी प्रकार परिवार भी छोटे होते जा रहे हैं। तहसील हो गई। हाँ, तो हमारे घर में 4 बच्चों ने जन्म लिया। अच्छा। अब हमारे जो आगे बच्चे हैं, हाँ। वो एक ही काफी और से माफी। एक ही काफी और से माफी। हाँ। तो उसका असर क्या है? उसका असर क्या है कि दुख इस बात का है कि वो जो एक, ये तो बात ठीक है कि एक ही काफी और से माफी, लेकिन रिश्ते कितने खत्म हुए। बिल्कुल बिल्कुल। एक के कारण, एक बेटे के कारण, एक बच्चे के कारण रिश्ते कितने खत्म हुए। अब जो एक बेटा है घर में, तो न तो उसकी कोई बहन रही, न उसका कोई जीजा का रिश्ता रहा। सही बात है। न कोई ज्येष्ठ का रिश्ता रहा, न कोई देवर का रिश्ता रहा, न भाभी का रिश्ता रहा। बिल्कुल सही बात है। तो रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। सही बात है। रिश्ते खत्म हो जा रहे हैं। तो आदरणीय सखी जी, मैं ये कहूँगा कि ठीक है, वक्त के हालात को देखते हुए ठीक है कि
कम बच्चे हों। बहुत खूबसूरत जो है जिक्र छेड़ा आपने, और इस पर हम और भी बहुत अच्छे से अभी बात रखेंगे, लेकिन दोस्तों समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से करते हैं स्वागत। दिल की बात हो रही है दस्तक में, क्योंकि दिल की बात कलम से भी है, दिल से भी है। निराला साहब आज हमारे ख़ास मेहमान हैं और बातों का सिलसिला उनसे बढ़ाते हैं आगे। निराला जी, आपने कहा कि आप 9 भाई बहन थे, उसके बाद फिर उनके बच्चे बच्चे, फिर उनके बच्चे, 2-3 पीढ़ी, कुल 200 परिवारों का, सदस्यों का परिवार, और अब फिर आपके 4 बच्चे हैं, और अब बच्चों के आगे 2 बच्चे हैं, और फिर आगे फिर 1 बच्चा भी है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, जिनका 1 बच्चा है उनको तो ये लगता है कि भाई महंगाई इतनी है कि भाई वो सोचते हैं कि भाई एक को अच्छे से एजुकेशन दे, अच्छे से परवरिश दे, और बेरोज़गारी बढ़ रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसका नुकसान, फ़ायदा उन परिवारों को तो है कि भाई जो है अच्छे से परवरिश और शिक्षा हो जाएगी एक बच्चे की, लेकिन वो बच्चा रिश्तों की अनुभूति नहीं कर सकता। अगर इकलौता है तो बड़े भाई का प्यार, भाभी का प्यार, अगर बहन नहीं है तो फिर जीजा का मान सम्मान, प्यार, संस्कार, वो चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो वो शेयरिंग कहाँ से करेगा? मिल बांट के रहना, सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो इसका नुकसान तो है। आप क्या कहते हैं? मेरा यही मानना है सखी जी कि ठीक है, आज का जो वक्त का दौर है, जो वक्त चल रहा है महंगाई का, बेरोजगारी का, कि ज़्यादा जनसंख्या या ज़्यादा परिवार में बच्चों का होना ठीक प्रकार से हम उनकी परवरिश नहीं कर तो कोई फायदा भी नहीं है ना। पहले तो क्या था, खेती बाड़ी से था, खर्च कहाँ, सारा खेती बाड़ी से खान पान सारा सब कुछ हो जाता, साल में 2 बार कपड़े आ जाते थे। जी जी, मेलों से चीजें आ जाती थी, और पूरे खानदान का एक ही कहते थान में से सबके कुर्ते पजामे सिल जाते थे। इस पर थोड़ा सा बता दो, थोड़ा पुराने जमाने में चलते हैं। अब पुराने वक्त के अंदर वाकई में इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो पुराना समय था उसमें मिलवर्तन था, भाईचारा था, दुख सुख मिलजुल कर बांटने का वो था। तो उससे बेसिक जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन उसमें सुख भी था कि जो परिवार के अंदर, किसी परिवार के अंदर दुख या सुख की घड़ी आती थी तो परिवार को नो टेंशन, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती थी। समाज के लोग, परिवार के लोग, आस पड़ोस के जो लोग वो मिलकर अपनी जिम्मेवारी समझकर, क्योंकि मिलवर्तन भाव था, एकता भाव था, प्यार भाव था, तो परिवार वालों को दुख सुख की घड़ी में पता भी नहीं चलता था कि कार्य किस प्रकार हो रहा है। लेकिन आज क्या है कि सब कुछ है, लेकिन वो मिलवर्तन नहीं है, वो भाईचारा नहीं है, वो दुख सुख में काम आना नहीं है। और उसका कारण क्या रहा है? मेरा कहने का भाव ये नहीं कि हम विकास न करें, विकास करें, मुबारक है, विकास चाहिए, लेकिन उस विकास के कारण रिश्तों में ठहराव आ गया, विनाश की तरफ भी जो समाज जा रहा है। बिल्कुल कारण कि पैसा होने से इंसान की जरूरत नहीं रही। आज पैसे से मुझे क्या जरूरत है आपकी? पैसा है मेरे पास। पहले कोई मकान बनाते थे, छत डालनी होती तो सभी मिलकर डालते थे, भाईचारा, शादी होती थी सभी मिलजुल कर करते थे। लेकिन आज क्या, आज पैसा है, पैसा है तो कोई जरूरत नहीं मेरे को तेरी, आज आपकी मर्जी है, नहीं आए आपकी शादी में आना तो आओ, नहीं तो मर्जी है, अब तो ऐसा बोल देते हैं। पैसे से काम चल जाता है। तो वो विकास तो हुआ, लेकिन मानवता का विनाश, भाईचारे का विनाश, बिल्कुल सही बात, मिलवर्तन का विनाश, बिल्कुल सही बात है, और पूरी तरह सहमत हुए। एक सवाल और पूछती हूँ कि आप एक संघर्ष की बात कर रहे थे कि संघर्ष रहा जीवन में, वो क्या था? ऐसा है सखी मैम कि वैसे तो जब आपने सखी कह दिया तो मैडम क्यों कह रहे सखी भी कहते हैं, मैडम भी कहते हैं, आप अपने एक उस पे रहिए। ऐसा है कि कुछ ऐसा है कि कुछ जुबान पर भी ये मैम और आदरणीय साहित्य लेवल के ऊपर ये जचा हुआ है ये चीज। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि संघर्ष के बारे में, संघर्ष का जिक्र करें तो एक बहुत लंबा चौड़ा विस्तार हो सकता है अगर पूरे जीवन के बारे में, कि मेरी एक पूरी पुस्तक है। अच्छा जी, संक्षिप्त में 2-3 मिनट में। हाँ, तो ऐसा है कि बचपन में पिताजी संपन्न थे हर प्रकार से, लेकिन कुछ ऐसा दौर आया कि सब कुछ मतलब जो है तबाह हुआ बड़ी बहन की बीमारी के कारण, और उससे फिर जो दिन नहीं देखने थे वो दिन देखने को मिले। और मैं अपनी सच्चाई बताने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि कारण हालात ऐसे गुजरे कि 10वीं के अंदर मैंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अच्छा जी, 10वीं के अंदर पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
कारण रहा कि माता पिता की सेवा के लिए, क्योंकि पिताजी जो थे उन्होंने कभी जीवन में कभी मेहनत का काम नहीं किया था, जो गांव के नंबरदार थे, मेंबर थे, गांव वैसे भी चौधर में रहे होंगे, जमींदारा था, तो नौकर चाकर काम करते थे। हाँ, फिर उसमें उनमें चौधर थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये देखा तो सारा बर्डन जो है मेरे ऊपर ही रहा। अच्छा जी। मेरे ऊपर रहा तो फिर मैंने जो है अपनी मजदूरी शुरू की थी। माता पिता के लिए, कि पिताजी ने कभी मजदूरी नहीं की, पिताजी ने कभी मेहनत का काम नहीं किया, और दो मेरे छोटे भाई थे, वो मेरे से छोटे थे, तो उस वक्त मेरी मात्र उम्र 15 साल की थी। अच्छा जी। तो पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर मैंने यही लक्ष्य किया कि अगर मेरे माता पिता दुखी हैं तो फिर मेरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और हालात भी ऐसे थे कि फीस भी उपलब्ध वो नहीं टाइम थी। ही ऐसा था, टाइम ऐसा था। वो हर घर की कहानी है लगभग। जी जी। हाँ, मतलब आर्थिक तौर पर जी जी सभी को इन चीजों का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। तो उसके बाद मेहनत मजदूरी शुरू की। 1981 में फिर मेरा रोजगार लग गया, सरकारी नौकरी लग गई। अच्छा जी। तो 1990 में मैंने फिर मैट्रिक की, 1990 में अच्छा जी। मैट्रिक की। फिर 2014 में मेरी रिटायरमेंट हुई। बीच में संघर्ष चलता रहा, मैं अध्यात्म के उस पर चलता रहा, संगीत का ही मेरा शौक था वो भी चलता रहा, ड्यूटी भी मेरी 24 घंटे की चलती रही, और आप परिवार के जो कार्य वो भी चलते रहे। तो उसमें संगीत को भी, साहित्य को भी, और अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी बहुत शिद्दत से निभाया, सभी को लेते हुए और पूरे संतुलन के साथ वो चलते रहे। अब लक्ष्य ये था कि मुझे मौके तो मिल रहे थे, फिल्मों के अंदर भी मुझे काम मिल रहा था संगीत का, काफी काम किया, टेली फिल्मों में काम किया, हरियाणवी फिल्मों में काम किया, तो मेरे को मौके तो मिल रहे थे, लेकिन रहते हुए, हाँ जी, ऑन ड्यूटी रहते हुए, लेकिन मेरे सामने एक ये था कि मेरी बैक नहीं थी। बैक नहीं होने के कारण अगर मैं अपने शौक के लिए मुंबई जाता तो मेरा परिवार का जो बच्चे थे उनका भविष्य खराब हो जाता। सही बात। अब शायद मुंबई जाने के बाद मेरे को वो चांस मिले या ना मिले, सक्सेस हो या नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने फैसला यही किया पहले बच्चों को सेटल करूं। अब वो बच्चे फिर पढ़ाए लिखाए, आज एक डॉक्टर है, एक बिजली बोर्ड में सेक्शन ऑफिसर है। बच्चों ने मेरे शौक के लिए आज स्टूडियो भी बनाया है, सभी इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या बात है। ढोलक, तबला, सिंगिंग, कंपोजिंग सभी बच्चे करते हैं, मैं भी करता हूँ उनके साथ। निराला जी के बच्चे भी निराले जी, आशीर्वाद है, दुआएं सब। क्या बात है। और आज पोता पोते भी मतलब जो है वो सिंगर हैं। अच्छा। बड़े बड़े मंचों के ऊपर कार्यक्रम देते हैं वो भी। क्या बात है। तो कहने का भाव कि वो उस दौर से गुजरे हैं, तो आज मैं संतुष्ट हूँ। आज जो वो दौर था, जो संघर्ष का मेरा दौर रहा, और आज भी संघर्ष तो अंतिम श्वास तक होगा जी, संघर्ष तो आखिरी श्वास तक होगा, लेकिन वो जो संघर्ष का दौर था, अब उसमें मैं अकेला था, लेकिन अब मेरे परिवार साथ है। मेरा बेटा जगजीत, डॉक्टर मंजीत, मेरी मिसेज, सभी मेरे साथ हैं। मुझे फुल फ्लैश मतलब जो आज़ादी दी हुई है कि आपका जो मन करे आप वो करो। मैं दिन भर बैठ कर लिखता हूँ, अपना संगीत का कार्य करता हूँ, मेरे को किसी प्रकार की कोई वो नहीं। मालिक का लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छी संतान दी, बहुत अच्छी मेरे को मिसेज दी, और मिसेज जो मेरा दौर था, हाँ। ये कहने में बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ ये सबसे बढ़िया माध्यम है, टीवी के माध्यम से आप बताएं जीवन साथी, जीवन संगिनी की क्या अहम भूमिका होती है सुख दुख के दौर में। आपका जो अनुभव है उनके लिए जरूर, उनके लिए सम्मान सूचक शब्द जरूर बोले। बिल्कुल ऐसा है जी। जब वो हालात ऐसे, तो मैंने बताया कि हालात ऐसे गुजरे थे, तो मेरी बचपन में ही शादी कर दी। मुझे नहीं पता शादी मेरी कब हुई थी। अच्छा जी। मुझे नहीं पता। तो ये तो पता होगा कितने साल के थे? मेरे को नहीं पता जी, मेरे को याद ही नहीं है। अच्छा, बड़े भाई के साथ ही शादी कर दी। अच्छा जी। अच्छा, पहले ये सिस्टम था ना कि बिल्कुल बिल्कुल बड़े भाइयों के साथ। तो घर कब आए थे वो? हाँ जी, घर कब आए थे आप? घर बताओ जी, अभी बताता हूँ आपको। तो जब मैट्रिक की जो 10वीं छोड़ी, मैंने पढ़ाई छोड़ी, तो उसके बाद फिर पिताजी कहने लगे कि बहू को ले आओ। हाँ, अच्छा। तो अब बहू को हम लेकर आएंगे, निराला साहब जरूर लेकर आएंगे, लेकिन दोस्तों क्या करें, बहू भी आएगी और उसके बाद बहू ने कितना सहयोग दिया उस पर भी बात होगी, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है, और आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में आए हैं डॉक्टर सत्यवीर
सिंह निराला साहब। और निराली निराली बातें हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हैं, बचपन के दौर की, कुछ जवानी के किस्से कहते हैं, कुछ खास पल होते हैं जो बहुत मजबूत बनाते हैं। खास साथी होता है जो उन दुख की घड़ियों में, सुख दुख में हमेशा हाथ पकड़ के साथ होता है, जिसकी वजह से इतनी संभावनाएं पैदा होती हैं, साकार होते हैं सपने। जीवन साथी की बात कर रहे थे, दुल्हन ने भी आना था, शादी हो गई थी, दुल्हन आने वाली है, अब वो बताएंगे कैसे आई। तो निराला जी, जैसे ही आपने 10वीं पास करी, आपके पिताजी ने कहा कि दुल्हन को ले आओ। जी जी। अच्छा जी। तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरे सामने समस्या थी। क्या समस्या थी कि अभी मैं सेटल्ड नहीं हूँ, परिवार का बैलेंस नहीं है, और जो मिसेज थी मेरी, अर्धांगिनी थी, वो एक अच्छे परिवार से थी। उनके पिताजी फौजी थे, किसी प्रकार की कोई उनको दिक्कत नहीं थी। फौजियों के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरे परिवार के अंदर मुझे समस्या कुछ नजर आ रही थी कि यहाँ आने के बाद वो क्या सुख लेगी। तो मेरा ध्यान ये था कि पहले मैं सक्सेस हूँ, मैं सेटल हूँ, फिर उनको लेके आऊँ। लेकिन पिताजी ने प्रेशर डाला और ले आई दुल्हन आ गई। हाँ। तो दिमाग में कुछ बातें थी, पता नहीं उसका आचार विचार कैसे होंगे। लेकिन आने के बाद उनका जब आचार विचार देखा, उनका व्यवहार देखा, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मुझे उम्मीद जगी कि मेरा कोई जीवन साथी आया है। तो हकीकत में उन्होंने मेरे जीवन में एक, मैं उनको दोस्त भी कहूँ, उनको भाई भी कहूँ, उनको मैं एक सच्चा जीवन साथी भी कहूँ, तो मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ। ऐसे दौर में मेरा वो साथ निभाया कि जब मैं मजदूरी करता था तो मेरे साथ पैदल चल चल कर 6-6 किलोमीटर तक मेरे साथ काम करने के लिए जाती थी। यहाँ तक कि पहला जो बच्चा हुआ, उस वक्त इतनी मर्यादाएं थी, इतनी शर्म थी माता पिता के प्रति कि हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि माता पिता के सामने हम बोल सके, बिल्कुल नहीं होती थी। तो बच्चा था, वो बीमार हुआ तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम माता पिता को ये कैसे इनको दवाई दिलाओ। करने का भाव कि वो न तो बच्चे की केयर हो पाई अच्छी प्रकार, और न ही मतलब मेरी मिसेज और अर्धांगिनी थी उनकी केयर हो पाई। और उसका फिर परिणाम ये हुआ कि जो मेरी अर्धांगिनी थी वो बीमार हो गई, बच्चा भी नहीं रहा और वो बीमार हो गई। और उनका मतलब खून की कमी के कारण इतना हुआ कि मतलब पैरों पर सोजन। और इधर मतलब हमारा लक्ष्य कुछ लंबा, हमारा लक्ष्य कुछ बहुत कुछ था। तो उस वक्त भी उन्होंने मतलब मेरी मिसेज ने मतलब पैदल चल चल कर, सूजे पाँव में मेरे साथ चल चल कर मेरे साथ मजदूरी करी, मेहनत करी। मेरा दुख सुख में आप भावुक हो रहे हैं। और चलिए, मैं समझ रही हूँ आपकी भावनाएं, और हमारा भी उनको, हमारी ओर से भी हम कहते हैं दीर्घायु रहे और आपका साथ हमेशा बना रहे। तो मैं उनके लिए बस यही कहूँगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जो मेरे को ऐसी परमात्मा ने अर्धांगिनी दी, जो मैं आज जो हूँ, मैं उनका सबसे बड़ा तपत्याग है मेरे जीवन के अंदर। बात है। और फिर जो बच्चे हुए, उन बच्चों का मेरे ऋणी है, इतना प्यार सम्मान। जी बिल्कुल। मैंने जब आपको कॉल किया तो आपके बेटे ने उठाया और कहते जी नमस्कार मैडम। मैंने कहा जी मैं जस्ट टीवी से उर्मिल बात कर रही हूँ और निराला जी से बात करनी है। बोले हाँ जी मैडम, पापा अभी भजन करें, ध्यान में है, जैसे ही उनका ध्यान पूरा होता है आपको कॉल बैक करेंगे। जी। बहुत लग रहा था कि हाँ संस्कारी, क्योंकि बहुत संस्कारित तरीके से उनका लबो लहजा था, तो संस्कारों का पता चल ही जाता है बच्चों की बातों से। और ये तो रहा पारिवारिक पृष्ठभूमि। और देख लीजिए आप भी दोस्तों, अपनी पत्नी की जो संघर्ष के दौर में, सुख में, दुख में जो आपके साथ खड़ी होती है ना, ये तो निराला जी ने अपनी कहानी सुनाई है। लेकिन आपके बगल में भी जो बैठी है ना, उनका भी संघर्ष उतना ही है जितना इनकी पत्नी का। तो बिना अपना घर बार छोड़ के जब लड़की दूसरे के घर आती है तो वो संघर्ष जो होता है ना, वो महिमा मंडित नहीं करता कोई। कभी कभी कबूल कर लेना चाहिए, पर उनको कोई बताता ही नहीं है। दिल में मत रखिए, बताइए उनको। और हम जरा आपको बताते हैं निराला जी की किताबों के बारे में। निराला जी, आपका व्यक्तित्व, जीवन, घर, पिता माता, परिवार और उस समय के दौर की बातों पर हमने बात करी। अब जरा किताबों की ओर आते हैं, और ये इतनी सारी आपकी पुस्तकें हैं, इन पर बात कर लेते हैं। मेरे हाथों में किताब है आईना ये निराला। दोस्तों बहुत खूबसूरत किताब है और पद हैं पूरे, और इन पदों को भी इसमें से कुछ सुनेंगे। देखिए, आईना ये निराला बहुत खूबसूरत किताब है। ये निराला जी की पहली किताब है, और पहली किताब ही निराला का आईना हो,
आईना ही निराला। तो जाहिर सी बात है निराला जी ने अपना पूरा आईना ही उतार के रख दिया होगा अपने जीवन का, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत खूबसूरत आवरण है और निराला जी अभी लिखने के मूड में है पूरे। और इस किताब से कुछ 4 पंक्तियां सुना दीजिए। वर्बली सुना दे। अच्छा वर्बली सुना दीजिए, बहुत बेहतर जी। ऐसा है सखी जी कि माता पिता के संस्कार थे और फिर वो संभालने के बाद सतगुरु की शरण मिली, और सतगुरु की शरण में जाने के बाद हमें एक मानवता का संदेश जी कि क्या प्यार करेगा वो भगवान से, क्या प्यार करेगा वो ईमान से, जन्म लेके गोद में इंसान की कर न सका प्यार जो इंसान से। तो वो जो भाव जागृत हुए, समाज के जो हालात देखे कि मानवता किस प्रकार गिरती जा रही है, किस प्रकार फर्ज से लोग भागते जा रहे हैं, अधिकारों की तरफ भाग रहे हैं जी। तो वो जो भाव जागृत हुए, वो भाव जागृत हुए समाज के देख के हालात, तो फिर ध्यान आया कि मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैं जिससे कि इन समस्या का कुछ समाधान करूं। तो फिर भाव यही जागृत हुए कि क्यों ना इन भावों को कलम के माध्यम से कागज नहीं, वो बात तो ठीक है। चलिए मैं ऐसा करती हूँ, पहले आपकी किताब जितनी भी किताबें हैं सबकी मुंह दिखाई कर लेती हूँ और फिर आपसे कुछ सुन लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम बातें ही करते रह जाए और किताबें रह जाए, तो उस पर भी हम बात करेंगे आईना निराला पे। लेकिन सत्य की ओर, ये भी एक बहुत खूबसूरत किताब है। और इसमें क्या है सत्य की ओर? इसमें ये है जी कि आदमी जो है ये विषय क्या है, इसमें कहानी है क्या है? नहीं, ये सारी अध्यात्म के ऊपर है। अच्छा जी। और इसमें सभी ग्रंथों के सार हैं। सत्यवीर मतलब सत्य की ओर। हाँ, नहीं ये सत्यवीर जी की यात्रा है, सत्य की ओर। बहुत खूबसूरत है, देख लीजिए दोस्तों, सत्यवीर जी की यात्रा है और शीर्षक है सत्य की ओर। और ये इसमें जो है धर्म की बात है, इंसान के कर्तव्यों की बात है, समाज से प्रेरित उद्गार है इसमें। और तीसरी किताब है हमारे हाथ में है दरकते रिश्ते। ये जो दरकते रिश्ते हैं, टूटते रिश्ते हैं, सिसकते रिश्ते हैं, इन पर भी बात की है। और ये भी बहुत खूबसूरत है। ये भी आध्यात्मिक किताब है, ये सामाजिक किताब है जी, सामाजिक सराबोर है इसमें। और बहुत खूबसूरत किताब है दरकते रिश्ते, कैसे संभाला जाए इनको, ये तो साहित्य किताब पढ़ के ही पता चलेगा। और अगली किताब है जिसका नाम है अदालत, बहुत खूबसूरत है, मुकद्दमा इंसानियत का। और इसमें क्या चीज़ है? इसमें मेन जो थीम है इसका मेन ये है जी कि इंसान मतलब एक दो है जी, एक तो जो संसारिक अदालत है और एक परमात्मा की अदालत है। इंसान इस समाज के अंदर जी इस अदालत से डरता है। देखिए, मुझे लगता है आप जो कहना चाहते हैं ना वो 4 पंक्तियों में सुना दीजिए, इतना सा अंश सुना दीजिए जी। वो जो ये पंक्तियां हैं ना वो सब कह देंगी जो आप कहना चाहते हैं। जी, जी जी। त्राही त्राही मची हुई है गांव गली कस्बे व शहर। क्या बात है, त्राही त्राही मची हुई है गांव कस्बे व शहर। क्या बात है। मासूमों मजलूमों पर दुष्टों ने कैसा ढाया कहर, जिसको देखो नफरत का घुला दिलों में ऐसा जहर। अरे हारे निराला जग के भले की खुदा से मांगे आओ खैर। क्या बात है। अब ये किताब मुझे दे दीजिए। राइटर की एक प्रवृत्ति होती है, अपनी किताब हाथ में आती है फिर अगला पढ़ना शुरू कर देंगे इसलिए मैं वो ले लेती हूँ ताकि हम अगली किताब पे बात करें। प्यार का पैगाम। जी, जी। ये भी आध्यात्मिक भजन है। हाँ, इसमें भजनों की किताब है। भजन तो फिर आपसे एक सुनेंगे। ये भी देखिए दोस्तों, भजनों की भी किताब लिखी है, बहुत प्यारी है। प्यार का पैगाम है, इंसान है, इंसानियत को निभाना, इंसान को इंसान का पैगाम है दरअसल। और इंसान यही कहता है कि प्यार के बिना ज़िंदगी कहाँ चलती है। किसी भी रिश्ते का प्यार हो, वही प्यार से ही चलते हैं रिश्ते। और ये हो गई है बात इस पर भी, और बाकी किताबों का विवरण देंगे और कुछ सुनेंगे भी। लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द आते हैं दोस्तों। ब्रेक के बाद हाजिर है निराला जी हमारे सामने है। ज़िंदगी पर बात हो गई है, साहित्य पर बात हो रही है, उनकी किताबों पर बात चल रही थी। और इस कड़ी में दिखाते हैं कुछ और किताबें उनकी। देखिए, किताब है टूटता तारा, काव्य संग्रह है काव्य सरिता, और बहुत खूबसूरत शीर्षक है। और ये देखिए, टूटता सितारा काव्य पुस्तिका है। और इसके बाद बात करें, एक और पुस्तक हमारे समक्ष है, घटता आंचल काव्य सरिता है ये भी। ये देखिएगा, घटता आंचल।
आप शीर्षक से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका शीर्षक है कि घटता आंचल, ये किस चीज़ का प्रतीक है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और एक और किताब है खून खजाना, बड़ा कमाल का नाम है खून खजाना। मुझे लगता है रक्तदान से प्रेरित है, वरना खून खराबा करने के मूड में तो सत्यवीर जी बिल्कुल भी नहीं होंगे। खून भी एक खजाना है जो जीवन के लिए काम आता है। तो रक्तदान भी बहुत किया है इन्होंने, रक्तदान शिविर है, रक्त के लिए जो है लोगों को भी प्रेरित करते हैं रक्तदान के लिए, और किताब का नाम भी रख दिया रक्त खजाना। तो सोचने वाला तो सोचेगा कि ये खून खराबा करना चाहते थे पर खजाना बना दिया। बहुत कमाल की पुस्तकें हैं निराला साहब, तमाम किताबों की मुँह दिखाई होगी, और तकरीबन आपकी 70-80 किताबें पाइपलाइन में बहुत जल्द आएंगी हमारे दर्शकों के सामने। बहुत बहुत बधाई आपको इतनी अच्छी किताबें लिखने के लिए। धन्यवाद सखी जी। और अब चलते चलते थोड़ा सुन ले। जी तो थोड़ा हिंदी और हरियाणी दोनों भाषा में कहते हैं, इतना कुछ लिटरेचर है आपका, सुने तो मुझे लगता है कि 5 घंटे भी कम है। तो थोड़ा सा सुना दीजिए हिंदी में, हिंदी से शुरुआत कर लेते हैं। जी आप हाथ में ले लीजिए। अच्छा दिख रहा है। सखी जी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि मेरा ज़्यादातर जो लक्ष्य रहा, फोकस रहा है, वो मानवता के ऊपर रहा है। कि जो आज मानवता का सतर गिरता जा रहा है, प्यार नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, उसके ऊपर ही मतलब नहीं ऐसा मत कहिए नहीं रहा, नहीं कम हो गया। अगर नहीं रहा होता तो आप हमारे सामने नहीं होते, हमारे दर्शकों का हमें प्यार नहीं मिलता। और कहते जहाँ देवता होते हैं वहाँ राक्षस भी होते हैं, जहाँ प्यार बहुत होता है तो कुछ जो प्यार के विरोधी हैं वो भी होते हैं। जी। तो चलता रहेगा जब तक दुनिया चलेगी। आप चिंतक हैं क्योंकि आप राइटर हैं, पर आप सीधा कविता पे आ जाइए। ठीक है जी। जी मेरी कविता का शीर्षक आदमी को क्या हो गया। जी मैं आपकी तरफ कर मैं ये हैरान हूँ, आदमी को है क्या हो गया। क्या बात है। आदमी आदमी न रहा, आदमी को है क्या हो गया। हो रहा है सिया का हरण, कर रहे आज के लक्ष्मण। क्या बात है, क्या बात है। हो रहा है सिया का हरण, कर रहे आज के लक्ष्मण। अपनी अस्मत को खुद लूटते, आदमी को है क्या हो गया। क्या बात है। आदमी आदमी न रहा, आदमी को है क्या हो गया। बहुत खूब। आज माँ बाप के किस कदर, आंसू रोके से रुक न रहे। आज माँ बाप के किस कदर, आंसू रोके से रुक न रहे। हर घर की है ये दास्तां, आदमी को है क्या हो गया। बहुत खूब। हर घर की है ये दास्तां, आदमी को है क्या हो गया। तो सखी जी रचना तो लंबी है ये, लेकिन समय लेकिन इस रचना से जो आप बात कहना चाह रहे थे कविता से पहले कि समाज में प्यार प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, और जो ये स्वार्थ तत्व है ये कम हो और सेवा भाव की उत्पत्ति हो, सेवा भाव बढ़े, वो तमाम जो विचार जो सामाजिक स्तर पर आपका चिंतन है, समाज माँ बाप के संस्कार हो या सामाजिक ताना बाना, सारा ये रचनाएं मुखरित होती हैं। बिल्कुल मुखरित होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके भीतर क्या है, और आपकी कलम जो कहना चाहती है वो हूबहू साक्षात हमारे समक्ष है। बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप। और अब चलते चलते थोड़ा हरियाणवी रंग दिखा दीजिए। अब हरियाणा रोहतक के हैं, और रोहतक से जब आए हैं तो रोहतकी रंग ना हो ये कैसे हो सकता है। जी
हाँ, धन्यवाद जी। सखी जी। रागनी स्टाइल में कुछ हो जाए। हाँ जी जी जी, जी, जी। बिल्कुल। तो मैं आज के वक्त के दौर की ही बात करूंगा। जी बिल्कुल। भाई बेशर्मी की हद होगी, हम्म। आया से टाइम कुड़ाला, आज काल की कुछ वीर रे भाइयों, कति पाड़री चाला। क्या बात है। बेशर्मी की हद होगी, आया से टाइम कुड़ाला, आज काल की कुछ वीर रे भाइयों, कति पाड़री चाला। वीर का मतलब लुगाइया। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, औरत। औरतें। हाँ। बड़े सियाने कहा करा थे, माँ की ममता हो भारी, माँ की ममता के आगे तो बड़ी बड़ी ताकत हारी। आज जिगर के टुकड़े पे डाकन, ये 2-3 महीने पहले जो टंकी में बिल्कुल बिल्कुल बेटा, माँ ने खुद बेटा टंकी, पानी की टंकी में डबो के मारा, मारा था। तो ये उसके ऊपर है ये। जी। आज जिगर के टुकड़े पे डाकण, तरस मड़ा सा ना खारे, आज काल की कुछ वीर रे भाइयों, कति पाड़री चाड़ा। हाँ जी, तो आगे है जी। आज रहा नहीं एतबार वीर का, कद के खेल खिलावे, भले भले धोखा खागे से ना चाल समझ में आवे। लोग दिखावा ब्याह करवा के फिर हनीमून पे जावे, साथ में ले जा यारा ने, यारा तक खसम मरवावे। क्या बात है, क्या बात है। यार के चक्कर में ब्याते घर का, ब्याते घर जो उसका पति है उसका घर का, यार के चक्कर में ब्याते घर का, कर दिया से भाइयों गाड़ा, आज काल की कुछ वीर रे भाइयों, कति पाड़री से चाड़ा। आगे जी। आज की सासू बड़ी 16 साल की, जिक्र सुना होगा बिल्कुल आपने? बिल्कुल बिल्कुल, समझ रही हूँ मैं पूरा पूरा। आज की सासू बड़ी 16 साल की, देखे कति नहीं शर्मावे, जुल्म होण में के कसर रही, जमाई ते आंख लड़ावे। वाकई। ब्यात पहला जमाई गल्या, सासू ब्याह रचावे, बेटी के बरन माले भाजी, बेटी खड़ी लखावे। निराला जी, मैं ये सोच रही हूँ कि जो ये रागनी है बहुत खूबसूरत है, और समाज की तमाम कुरीतियों का एक संकलन है रागनी स्टाइल में, जो आज कल घटित हो रहा है, और शर्मिंदगी होती है उन सबको देखकर। कमाल का अंदाज है, और ये आपकी सामाजिक चिंता को बिल्कुल जग जाहिर कर रहा है। वरना इसी को आप प्यार मोहब्बत में किसी खूबसूरत लड़की के लिए भी लिख सकते थे, है ना। कुछ उस तरह का भी लिख सकते थे, श्रृंगार रस हो सकता था, प्रेम रस हो सकता था, लेकिन आपकी रचनाओं में भक्ति रस और सामाजिक चिंता वो ज़्यादा मुखरित होती है। और ये बहुत अच्छी बात है, जब लेखक समाज की चिंता करता है तो सही मायने में वो लेखक होता है। प्रेम की अभिव्यक्ति उसकी मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसके मन की अभिव्यक्ति है, लेकिन समाज की चिंता एक अच्छे लेखक की को प्रमाणित करती है। आप बधाई के पात्र हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि आप आए। बहुत कुछ अनसुना रह गया, अनकहा भी रह गया है, लेकिन फिर एक जल्द मुलाकात करेंगे जब आपकी बाकी किताबें आ जाएंगी। बहुत कमाल की हस्ती हैं आप, और रोहतक वालों में तो बात होती ही है। रोहतक वाले जो कहते हैं चिंतन बहुत होता है, चिंता होती है, चिंतन होता है, और आप आए। मैं फिर से आपका एक बार धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अवसर दिया है दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का, और जस्ट टीवी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अवसर दिया। और
मेरी जो दिल की जो कुछ भावनाएं थी जी। वो आपने पकड़ी, समझी जी, और बिल्कुल। उनको सामने रखने का प्रयास किया। जी, हमारे दर्शकों ने भी पकड़ ली सारी बातें और उनको बहुत दिल को छू गई होंगी, मैं इस विश्वास के साथ हूँ। जी, एक बार फिर से शुक्रिया। और दोस्तों, ये मुलाकातें होती रहेंगी और हमारे मेहमान दिल खोल कर दिल की बातें, ज़िंदगी की बातें आपको बताते रहेंगे। और देखिए ना, साहित्य भी कितना प्रगाढ़ है, कितना कितना कहते हैं ना, सामाजिक चिंतन और चिंता का ताना बाना है साहित्यिक में, कलम में भी कितनी ताकत है। और किसी भी इन्फो के लिए आप भी इन्फो कीजिएगा ना, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार देते रहें इसी तरह, और हम भी आते रहेंगे ख़ास मेहमान के साथ, ख़ास मुलाकात लेकर। और अब जाते जाते यही कहूँगी कि निराला जी को और मुझको, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम। प्रणाम।